तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली हम लोग जो करने वाले हैं वो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो मेन चीज हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके अलावा हम कुछ नए टर्म्स डिफाइन करेंगे, फिजन फ्यूजन क्या होता है और कितने तरह के डिके होते हैं, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बात न्यूक्लियर की चल रही है तो हम लोग न्यूक्लियस के अंदर के चीजों को जानते हैं सभी लोग, कि अगर किसी एटम को ZXA से रिप्रेजेंट किया गया है तो यहां Z क्या होता है? Z होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, और A क्या होता है? मास नंबर। मतलब क्या है? कितने न्यूक्लियॉन हैं। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इट्स नॉट न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियॉन में न्यूक्लियस में रहने वाले सदस्य, और न्यूक्लियस में रहने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स, और उनकी संख्या मिला दोगे तो ए होगा। ठीक है, तो ए नंबर क्या बताता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग मिला के, और जेड बताता है केवल प्रोटॉन की काउंटिंग। क्या बताओ, जितने प्रोटॉन की काउंटिंग होती है उतने इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अब न्यूक्लियस का डिस्कशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नाम हम ना ही लें तो बढ़िया है। ठीक है, हाँ अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना पड़े तो देखो यार, दोनों मिला के ए है और प्रोटॉन अकेले जेड है, तो ए माइनस जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है यार, ये सबने कभी ना कभी देखा ही है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दिया हूं और कुछ नहीं है। तो यार किसी न्यूक्लियस के भीतर कितना मास है, तो उसको केजी में फीलिंग ना आ रही थी साइंटिस्ट को, और केजी बहुत बड़ी यूनिट है भाई। एटम इतनी छोटी चीज है, उसको कंपेयर करने के लिए हमें कोई रेफरेंस चाहिए था। तो बहुत समय तक साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पे लिया था। अब की थ्योरी में नहीं है, पहले लोग बताते कि हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया था, और बढ़िया भी था। हाइड्रोजन सबसे छोटा था तो उससे कंपेयर करना आसान था, है ना, कि हाइड्रोजन जितने मास का उसको 1 बोल दो, बाकी सब 1 से कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे। ऐसा किसी के दिमाग में विचार आया था, लेकिन बाद में कुछ कारण रहे होंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम हाइड्रोजन को नहीं मानेंगे। उन्होंने कार्बन के 1/12 टुकड़े को 1 बोल दिया। कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? 12 न्यूक्लियॉन होते हैं। तो उसने कहा इसके अंदर जो है, कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन है ना, उन 12 न्यूक्लियॉन के 1/12 मास को हम वो एक बोलेंगे। यानी मास मेजर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई। हल्की चीज थी, बहुत हल्की चीज थी, तो एक नई यूनिट बनाई गई। नहीं, जैसे तोला होता है, 1 तोला 2 तोला। ग्राम होता है, ग्राम तो और छोटी यूनिट हो गई ना। तो इसी तरह से एएमयू बहुत छोटी यूनिट है, ऑब्वियसली वो किलोग्राम से रिलेटेड है। एक एमयू इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना छोटा। तो अब यार इसमें बात करने पे थोड़ा फीलिंग नहीं, वो नंबर जैसा लगता है, ऐसे में थोड़ा फीलिंग आएगी कि जितना कार्बन का मास होता है उसके 1/12 को हमने एक बोला है, तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12 एमयू। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे परफेक्ट मास नंबर, मास वैल्यू कार्बन की क्यों होती है? क्योंकि रेफरेंस ही उसे माना गया है। अगर हाइड्रोजन को रेफरेंस माना होता तो सबसे परफेक्ट वैल्यू किसकी होती? हाइड्रोजन की। तो कार्बन को सबसे परफेक्ट माना, उसको 12 बोल दिया गया, साइन कर दिया गया। कोई ऊपर वाले नहीं कहा था कि तुम इसको 12 मानो, है ना। इंसानों ने उसको 12 बोलना शुरू कर दिया। जब उसको 12 बोला, उसके 1/12 को एक बोला, तो 1/12 को अगर एक बोलेगा तो अब सारे कंपैरिजन उससे किए गए। और वो तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि वो हाइड्रोजन के बराबर ही होगा। नहीं, वो हाइड्रोजन से हल्का सा अंतर रखता है। वो हल्के से अंतर को भी प्रायोरिटी दी गई है, उस हल्के से अंतर को भी मेंशन किया जाता है। आपकी हाइड्रोजन का स्क्रीन 1 फ्रीज पॉइंट, हो गई है। हाँ मैं नहीं दिख रहा हूं। अरे मैं दिख रहा हूं, सर ठीक है। मैं रुक गया था थोड़ी देर के लिए, सांस रुक के खड़ा हो गया था, यस सर। तो तुम्हें लगा कि मैं फ्रीज हो गया हूं। चलो, किसी ने ये तो नहीं कहा कि सर क्या हुआ, आप सही सलामत हैं कि नहीं। हाँ भाई, तो
एक एमयू हमारा कार्बन का 1/12 होता है, और वो मास के केजी से भी कंपेयर किया जा सकता है, बहुत छोटा होता है कुल मिला के। ठीक है, प्रोटॉन का मास, ये सब यार एनसीईआरटी से मैंने उठा के रखा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग पता नहीं लोग दिए रहते हैं। 1.007276 AMU, यू का मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये प्रोटॉन का मास होता है, परफेक्ट 1 नहीं लिया गया है, और परफेक्ट 1 लेना बनता भी नहीं था यार, हाइड्रोजन का प्रोटॉन का अलग है, न्यूट्रॉन का अलग है, तो इसको 1 बोलते तो न्यूट्रॉन बुरा मान जाता, न्यूट्रॉन को 1 बोलते तो प्रोटॉन बुरा मान जाता, इसलिए शायद नहीं किया। तो ये क्या है, 1.00865, इस हद तक एक्यूरेसी है। बात क्लियर है? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा भारी बताया गया, लेकिन ये इतना छोटा अंतर है कि मतलब वो निग्लिजिबल है कुल मिला के। ठीक है, एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है उतना एक प्रोटॉन में, तो इसको प्लस ई लिख दिया गया, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ये बातें अब सबको पता है, आगे बढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, न्यूक्लियस को लेके एक फैक्ट, दुनिया के जितने भी न्यूक्लियस हैं उनकी डेंसिटी इतनी होती है, मामूली से भेदभाव के साथ। देखो यार, फिजिक्स में कोई भी चीज जो नंबर में दी जा रही है वो किसी ना किसी लेवल पे तो फेल हो ही रही है। जैसे मैं कह दूं कि इसके और डेसिमल आगे कहां है, ऑब्वियसली वो होंगे, मगर वहां तक हमने मेजरमेंट नहीं किया, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी मदद से हम इस डिजिट तक पहुंच पाए हैं, या इस डिजिट तक हम याद रखते हैं, होता होगा और आगे, है ना। तो ऐसे ही हमने ये 10⁻17 kg पर मीटर क्यों लिखा है, तो ये भी अप्रॉक्स होगा, इसमें भी कुछ और डिजिट पे बात होती होगी, और हर न्यूक्लियस में बहुत मामूली से फर्क होते होंगे, तो हम कहते हैं कि नहीं वो लगभग सेम है। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, ये हम कंक्लूड करते हैं कि हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। और इसी सेम वाली बात से एक रिजल्ट निकल के आता है, ये रिजल्ट क्या है कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस, ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, बेसिक प्रोटॉन रेडियस या हाइड्रोजन न्यूक्लियस के रेडियस, ये क्या है, किसका रेडियस है, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस है, या प्रोटॉन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन होता है, उसका रेडियस है। तो उस रेडियस का के साथ उसके मास नंबर का 1/3 पावर करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। ये कैसे आता है, ये डेंसिटी इक्वल करके आता है। जैसे मैं कहता हूं प्रोटॉन का डेंसिटी लिखना हो तुम्हें, तो तुम क्या लिखोगे, प्रोटॉन का मास, किसका मास, प्रोटॉन का मास डिवाइड बाई प्रोटॉन का वॉल्यूम, और वो होगा 4/3 पाई r0 क्यूब, होगा कि नहीं। किसी और, ये प्रोटॉन की डेंसिटी है, ठीक है, किसी और की डेंसिटी लिखना हो जिसका ए मास नंबर वाले एटम की, ए मास नंबर वाले न्यूक्लियस की डेंसिटी लिखना हो तो क्या लिखोगे, उसमें ए मास नंबर है तो उसका मतलब उसका मास ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यार मास से मास गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, अगर अगली लाइन लिखोगे तो यही आ जाती है। डेंसिटी इक्वल करने से ये फॉर्मूला आता है रेडियस का, मास नंबर लाओ रेडियस ले जाओ। अगर मास नंबर 1 लिख दो तो बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, तो रेडियस r0 आ जाएगी, समझ गए। अब तुम जिसका मास नंबर रखोगे उसकी रेडियस आ जाएगी, समझ गए। ए है मास नंबर, r0 है बेसिक रेडियस, जो सबसे छोटा रेडियस, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। 1.2 fm, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर को ही फर्मी बोलते हैं ना, हाँ। मनीष सर ने क्लास ओवर कर दी ना, है क्लास आज है।
तो इतनी बात हम न्यूक्लियस से फैमिलियर हो गए। न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहती है, न्यूक्लियस में रहता कौन कौन है, उनके मास क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल कि न्यूक्लियस टिका कैसे है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनी कैसे है, न्यूक्लियस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर नजरिए से देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है, और सेम नेचर का चार्ज हमेशा रिपल करता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो साथ रह सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में कैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उनको रहना ही नहीं चाहिए। जितना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है उससे तो हमें यही समझ में आता है कि सेम नेचर के चार्ज वाली चीजें एक दूसरे को रिपल करती हैं, है ना, तो न्यूक्लियस बना कैसे? नहीं, तो मैंने कहा कि नेचर ने बिगिनिंग ऑफ द बिग बैंग 4 बेसिक फोर्स जनरेट करके दिए। 4 बेसिक फोर्स क्या? न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस के एलिमेंट्स को बांधे रखने के लिए ऊपर वाले ने एक और फोर्स दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ऊपर वाला तो कई बार अपने सिलेबस देख के हंसता होगा कि हमने तो ऐसा नाम भी नहीं दिया था, तो इन्होंने रखा है। तुम्हें क्या लगता है? ऊपर वाले ने न्यूक्लियर फोर्स नाम दिया था, बस उसने एक इंतजाम किया है ताकि न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर पाए, ये इंतजाम किया है, उसका नाम हमने दे दिया न्यूक्लियर फोर्स। वो ताकत है जो न्यूक्लियस को बांधे रखती है। तो बात आती है मतलब कि इस ताकत के बारे में क्या जानते हैं? कोई पूछे क्या जानते हैं, तुम कहेंगे ये बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे नहीं, सर कटे के बारे में आप क्या जानते हैं? सर कटे का सर कटा हुआ है वो बोलता है, बनर्जी बोलता है सर कटे का सर कटा हुआ है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। और क्या, जैसे कोई पूछे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या जानते हो, तो तुम क्या बोलोगे? कि मास जो होता है वो ऐसा पैदा करता है, बहुत स्ट्रांग होता है या बहुत वीक होता है, ऐसे ही बोलोगे। उसके बारे में और शब्द? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्या बोल सकते हो? कुछ है बोलने को? 4 चार्जेस के बीच में लगता है, तो ये तो नेचर हो गया, इनके बीच में लगता है ना। इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, प्रोटॉन के अंदर होता है, बस ऐसे। मगर वो क्या होता है फर्दर, उसके बाद शब्द हमारे पास, यार इतनी फंडामेंटल चीज है जो बिग बैंग में जनरेट हुई, उसको हम क्या डिफाइन कर पाएंगे? कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो कोई एक खास तरह की चीज होती है जिसको आज तक डिटेक्ट नहीं किया गया है ना, पाई मेसॉन। वो किसी एक के अंदर आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा, वो डिलोकलाइज करते रहते हैं तो इस वजह से वो बना रहता है। खैर, हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले जो हमारे सिलेबस में नहीं बताई गई है। होता होगा भाई कुछ, खैर। तो बस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव इन नेचर होता है अगर वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स से इतने गुना ज्यादा होता है। ये बस एक रफली कंपैरिजन है। तुम्हें पता है ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है, तो उससे 10 की पावर 38 गुना ज्यादा फोर्स होता है। अगर सेम अमाउंट ऑफ मास ले लिया जाए, मतलब उन्हीं न्यूक्लियॉन के बीच का मास ले लिया जाए, तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम आएगा, और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इतना गुना ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा होता है। तो वजह मिल गई यार कि जो चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा, मतलब सेम सिचुएशन सेम दूरी में प्रोटॉन प्रोटॉन जितना रिपल्शन मार रहे हैं, ये उससे 100 गुना ज्यादा अट्रैक्शन देने को तैयार है। तो वो बंध के रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे? बंध के रहेंगे। बस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम इससे ज्यादा और थोड़ा सा नेचर, यहां पर यार एक ग्राफ दिखाया गया है जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस दूरी का ग्राफ है। अब तक के पूरी फिजिक्स में हमने बात करी है कि जहां जहां एनर्जी नेगेटिव होती है वो बताती है कि सिस्टम बंधा हुआ है, और जीरो एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम अलग अलग हो गया। तो यहां न्यूक्लियॉन, सोचो कि 2 न्यूक्लियॉन हैं और वो पास आ रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल जी किस तरह से वेरी करेगी उसका वेरिएशन दिखाया गया है। 2 न्यूक्लियॉन जब ये कुछ 3 या 4 फर्मी मीटर से दूर हैं, 4 फर्मी मीटर से दूर हैं, तो ये वैल्यू लगभग जीरो को टेंड करती है। जीरो का मतलब कि उनके बीच में अब कोई
इंटरेक्शन नहीं है। जीरो का मतलब होता है अब कोई मतलब नहीं, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो पास आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कैसी हो जाती है, निगेटिव। निगेटिव ये एक्सप्लेनेशन है यार, देखा क्या जाता है, ये जो भी एविडेंस है उसके आधार पे सब लिखे गए हैं, है ना। 2 फर्मी मीटर पे आया तो पोटेंशियल जी निगेटिव हो गई, और 1 फर्मी मीटर पे आया तो पोटेंशियल जी और निगेटिव। ये 0.8 के आसपास, 0.8 के आसपास सबसे ज्यादा निगेटिव है। ये 1 का मतलब 0.8 फर्मी मीटर के आसपास से 4 फर्मी मीटर, यानी सारा। और उसके बाद यहां से यहां के बीच में मैं कह सकता हूं ये ग्राफ निगेटिव है। इसके बाद क्या हो गया है, इसके बाद जबरदस्त पॉजिटिव है। जबरदस्त पॉजिटिव मतलब कि ये एक दूसरे पे समा नहीं सकते हैं, क्योंकि और पास आना चाहेंगे तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। यानी हर सिस्टम में, ये सबसे बेसिक सिस्टम है, दुनिया का सबसे छोटा सिस्टम क्या है, वही न्यूक्लियॉन का कमरा। उसमें भी ये शर्त है कि भैया पास आना, मगर एक लिमिट से ज्यादा पास आना अलाउड नहीं है। लिमिट से ज्यादा पास आने का मतलब है कि रिपल्शन चालू हो जाएगा। इसका मतलब कि वो रिपल्शन से पहले और अट्रैक्शन खत्म होने के बीच में ही फंसे रहते होंगे सारे न्यूक्लियॉन। रिपल्शन यानी इतनी पास भी नहीं जा सकते, है ना। और जीरो पोटेंशियल जी का मतलब कि अब वो उनसे मतलब ही खत्म हो गया, तो इतने दूर भी नहीं जा सकते। सारा खेल जो चल रहा है न्यूक्लियॉन के बीच में वो इस दूरी के बीच में, यानी न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन बंधे हैं एक दूसरे से, तो वो इस दूरी होने पर ही बंधे हैं। इनसे ज्यादा दूर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे। कोई भी 2 न्यूक्लियॉन के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, और इससे पास आएंगे तो आने नहीं दिया जाएगा। ये नेचर ने ऐसा बनाया है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा, बस ऐसा नेचर में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही होता है। हम बस यही बात करें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही है। तो अब देखो यार, पोटेंशियल जिसे हम फोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स। कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कितना होता होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किस दूरी पे होता होगा, तो लगभग 0.8 फर्मी मीटर पर वो फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, है ना। खैर, तो 0.8 से 4 फर्मी मीटर पे वो अट्रैक्टिव होता है। लेस देन 0.8, लेस देन 0.8 फर्मी मीटर पे, फर्मी पे वो रिपल्सिव हो जाता है। और मोर देन 4 पर वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब फिर एक दूसरे से कोई मतलब, ऐसा नेचर ने बनाया है ना। न्यूक्लियर फोर्स को नेचर ने ऐसा बनाया है। बात क्लियर है। यानी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। पाई मेसॉन ट्रांसफर कहीं कहीं लिखा रहता है तो मैंने लिख दिया है। इसके बारे में और कोई बात हमें नहीं पता है। पाई मेसॉन किसी एक पे चला जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, उनका डीलोकलाइजेशन होता रहता है तो वो अनस्टेबल रहते हैं। लेकिन कोई पूछे ये क्यों होता है, तो ये तो फर्जी बात होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। कि अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उनमें कौन सा है, डीलोकलाइजेशन होता है, तो वो क्यों लगता है। तो ये जबरदस्ती एक वजह और घुसा दी गई है, का कोई खास मीनिंग है नहीं, है ना कहीं तो बात खत्म होती ही है। और जहां खत्म होती है वहां हम कहते हैं कि नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई, न्यूक्लियर फोर्स कोई भेदभाव नहीं करता है एट अ डिस्टेंस, एट सर्टेन डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, दोनों की फिक्स्ड सेपरेशन, यानी दो चीजों में बराबर सेपरेशन है, सेपरेशन बराबर है, तो न्यूक्लियर फोर्स कोई भेदभाव नहीं करता है। मतलब अगर प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन सेम दूरी पे हैं तो बस ये रूल सबके लिए काम करेगा, है ना। अब दूरी अलग हो जाए तो अलग बात है। कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एक की दूरी 1 फर्मीमीटर और एक की 2 फर्मीमीटर है, तो किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसकी दूरी 1 फर्मीमीटर उसमें ज्यादा स्ट्रांग होगा। दो, ये हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। लेकिन अगर सेम दूरी है, सेम दूरी है, तो ये फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, बराबर। ये इस बात से लेना देना नहीं है कि वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भेदभाव करता है, मगर ये बड़ा वाला है ना, बड़े लोग भेदभाव छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं करते। भेदभाव तो छोटे लोगों का गुण है ना यार। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर के सामने क्या औकात रखता है, 100 गुना कम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भेदभाव करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज निगेटिव पॉजिटिव में या न्यूट्रल चीजों में लगता ही नहीं है। ये भेदभाव किसने पैदा किया है, छोटे लोगों ने।
बड़े लोग कभी कोई भेदभाव, न्यूक्लियर फोर्स इनमें कोई भेदभाव नहीं करता है। बात क्लियर है? सर न्यूट्रॉन में तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती नहीं, तो हाँ। उसमें सर वो दोनों कंबाइन क्यों नहीं हो जाते? स्ट्रॉन्ग एक मिनट, अट्रैक्शन लगता है क्या? नहीं, तो लेकिन फिर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर उसमें नहीं लगता तो फिर रिपल्सिव उसमें भी पैदा हो जाता है। पास आना चाहते हैं मगर एक लिमिट से ज्यादा पास आएंगे तो क्या चालू हो जाएगा? रिपल्सिव चालू हो जाएगा। ये नेचर है ना, तो फ्यूज क्यों हो जाएंगे? ये भी तो ग्राफ में दिख रहा है ना यार कि इसके बाद पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेचर, ये पोटेंशियल जी का ग्राफ है ना। हर सिस्टम जहां पे फोर्स, फील्ड फोर्स ऐसी कोई बात आती है वहां पोटेंशियल जी की बात करते हैं कि नहीं? तो ये सिस्टम की पोटेंशियल जी का ग्राफ है। इस ग्राफ में पोटेंशियल जी के पॉजिटिव होने का मतलब रिपल्शन है, नेगेटिव होने का मतलब अट्रैक्शन है। बस इतना समझे। हाँ, अब तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मिक्स क्यों नहीं हो जाते, तो उसका जवाब यही है कि अगर एक लिमिट से ज्यादा पास आते हैं तो रिपल्शन चालू हो जाता है। ये सबके लिए है। तो क्या तुम्हें प्रोटॉन को पास आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रोक पाता है क्या? अरे वो कितना वीक है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के सामने उसकी कोई औकात थोड़ी है, चुपचाप साथ में बने रहते हैं। वो तुम्हें क्या लग रहा है प्रोटॉन इसलिए पास नहीं आ पा रहे क्योंकि वो रिपल करते हैं? नहीं। बात क्लियर है? एक बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था कि अगर सेम डिस्टेंस पे प्रोटॉन रखें, सेम डिस्टेंस पे न्यूट्रॉन रखें, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स किसका ज्यादा होगा? नेट अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसी बात बहुत क्लियर कट कहीं लिख दे तो हमें कहना पड़ेगा कि हर सेम डिस्टेंस पे न्यूट्रॉन रखें, सेम डिस्टेंस पे प्रोटॉन रखें, तो न्यूट्रॉन में रिपल्शन नहीं है, प्रोटॉन में रिपल्शन है, तो उसका अट्रैक्शन थोड़ा सा, नेट अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि जो अट्रैक्शन न्यूक्लियर दे रहा है वो बिना भेदभाव के दे रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा रिपल्शन है तो अट्रैक्शन हल्का सा कम हो जाएगा। ऐसे अगर कोई बहुत साफ साफ बोले, इन दैट केस हम ऐसा कर सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? तो इसके बाद शुरू होता है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे और पूरा खत्म कर लेंगे, है ना। इसका डिस्कशन और इसका डिस्कशन तो अभी कुछ है नहीं, अगली क्लास में ही कर लेंगे। हाँ हाँ, सब हो गया, डिस्कशन भी हुआ है, आंसर भी दिए मैंने। तो अगली क्लास में मॉडर्न खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट भी कर दूं। खाली टाइम क्या करेंगे? हाँ, सेमीकंडक्टर, सॉरी, सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा। और क्या कह रहा था मैं? टेस्ट पता है ना सबको, ट्यूसडे को है, 26 जनवरी है। कब? मंडे को है। 26 जनवरी को छुट्टी रखते हैं यार हम लोग, ठीक। 26 जनवरी छुट्टी रहेगी ताकि तुम लोग पढ़ के ट्यूसडे को ढंग से टेस्ट दे पाओ।